हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, हर चैप्टर के अपन महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दो क्लासों के अंदर साथियों अपन ने समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति के MCQ प्रश्नों को जितने सवाल बन सकते हैं सारी वैरायटी को अपन ने यहाँ पर किया है साथियों। एक एक सवाल को विस्तार से किया है। इसी प्रकार आज की क्लास के अंदर साथियों आपके जो प्रश्नावली 3 है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो आपके प्रश्नावली 3 है, आज उसका अपन डिटेल से ऑपरेशन करने वाले हैं। उसमें से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न जो MCQ के अंदर आते हैं उनको आज अपन डिटेल से देखेंगे ताकि आपका MCQ गलत ना हो। सारे पैटर्न आपके क्लियर रहेंगे, सब आपके देखे हुए होंगे, तो आपको वहां पर अजीब नहीं लगेगा और आप आसानी से उनको कर पाओगे। एक एक नंबर के प्रश्न साथियों वो आपको आते होंगे तो ही कर पाओगे और उसके अंदर आपको सटीक आंसर देना पड़ता है, यानी आप XYZ बातें नहीं लिख सकते। तो बेहतर होगा आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले कर लो। आ रही बात समझे? तो उसी टारगेट को लेते हुए मैंने हर चैप्टर के यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा मैं, और दो चैप्टर के बना दिए हैं। आज अपन तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, प्रश्नावली 3, जो कि आपके हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की क्लास की अपन। तो देखिए प्रश्न फर्स्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, मैं भी देख लेता हूं इसको फोन के अंदर। यहां पर देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। हमें एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 9x + 3y + 12। ध्यान से देखना, रैखिक समीकरण युग्म है 9x + 3y + 12 = 0। इसी के साथ हमें एक और रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 18x + 6y, 18x + 6y और प्लस दे रखा है 24 बराबर क्या दे रखा है 0। और हमें बताना है कि इसके हल क्या होंगे। एक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर इसमें कोई हल विद्यमान नहीं है, या फिर केवल दो हल है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपको प्रतिबंध अच्छे से आते हैं। प्रतिबंध 3 है साथियों, तीनों ही मैं बता देता हूं क्योंकि उन 3 प्रतिबंधों पर एक सवाल 101% आपको देखने को मिलेगा। उसको क्लियर कर लेते हैं अपन प्रतिबंध को, ताकि इससे रिलेटेड जो आज अपन क्वेश्चन करेंगे उनको आप आसानी से समझ पाओगे। 3 प्रतिबंध को समझने के लिए आपको यहां पर देखना है कि दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का रूप कैसा आएगा। तो वो आएगा आपके पास साथियों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यानी इस रूप की दो समीकरण है जो कि आपको सामने सामने दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, यहां x के साथ a1 है और ये x के साथ a2 है, तो ये a1 होगा, ये a2 होगा। इसी प्रकार ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2। हमें क्या करना साथियों, समझने का प्रयास करें। हमें यहां पर a1/a2 का मान निकालना है, b1/b2 का मान निकालना है, c1/c2 का मान निकालना है। इन तीनों अनुपात के आधार पर अपन बता पाएंगे कि यहां पर कौन सा प्रतिबंध लग रहा है, यानी किस प्रकार के हल हमें देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा समझे इसको कि यदि a1/a2 का मान किसके बराबर नहीं आए, तो b1/b2 के बराबर नहीं आए, तो आप समझ जाना कि यहां पर रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें तो यहां आप बोलोगे कि इसमें आपको कैसी रेखा देखने को मिलेगी, प्रतिच्छेदी। अब देखो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। आपको ऐसी दो समीकरण देकर के या तो वो बोलेगा कि इसके हल क्या है, जैसा कि अभी ये सवाल दिया हुआ पहला, इसमें आपके हल के बारे में पूछ रहा है, या फिर बोलेगा कि इन दो रेखाओं के द्वारा बनने वाला ग्राफ कैसा होगा, या फिर ये दो रेखाएं किस प्रकार की है, प्रतिच्छेदी है, समपाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जैसे आपके समांतर है। क्या है? समांतर है। तो हमें ये पहचान कैसे होगी कि ये रेखाएं किस तरह की है, या फिर इसके कितने हल है, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि अद्वितीय हल है या फिर अनंत हल है। यानी सारी चीजों की जानकारी के लिए केवल 3 प्रतिबंध हमें याद करने। पहला प्रतिबंध मैंने आपके सामने लिखा, यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आए। अब ये हम कैसे देखेंगे, तो आपके पास a1 भी पड़ा हुआ है, a2 भी है, b1 भी है, b2 भी है, इन दोनों का अनुपात निकालो, इधर भी इन दोनों का अनुपात निकालो। यदि ये अलग अलग आ रहा है, जैसे a1/a2 का मान आ गया 1/2 और b1/b2 का मान आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4, तो अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। तो आप सिंपल से समझ जाओ कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन लग रही है। कैसी लग रही है? प्रतिच्छेदी। तो इस वाले रूप को देखकर हमें लगेगा कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। और यहां पर आपको कितने हल मिलेंगे?
एक हल मिलेगा और इसीलिए अपन बोलते हैं उसको अद्वितीय हल। यहाँ पर हल कितना होता है ध्यान रखना, एक हल होता है, इसलिए इसका नाम अपन बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी इसके जैसा और कोई नहीं, यूनिक इंग्लिश में बोलते हैं जिसको यूनिक, अद्वितीय, अद्वितीय हल भी इसको अपन बोलते हैं। अब थोड़ा समझना, इसके अलावा इसमें यहां पर इसको संगत हल बोलेंगे। अब मेरी बात सुनना, हल कैसा होगा, संगत। प्रश्न आ जाता है ये दो समीकरण देगा और हमें बोलेगा कि बताइए इसके हल कैसे हैं, संगत है, असंगत है, या फिर दोनों ही दे दिया, संगत है, असंगत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि हल संगत कब होता है। एक ही चीज ध्यान रखना, जब भी रेखाएं आपस में काटे, चाहे एक बार काटो चाहे कितनी बार काटो, अगर रेखा आपस में काट रही है यानी हल अगर आपको मिल रहा है तो वो कैसा होगा प्यारे साथियों, वो संगत होगा। तो यहां पर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक रेखा को दूसरी रेखा क्या करेगी, काटेगी, ये प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता ना। तो यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे साथियों, प्रतिच्छेद हो रहा है। और हमें पता जब प्रतिच्छेद होता है तो रेखाएं कितनी जगह काटती, एक जगह काटती, यानी कितने हल आएंगे, एक हल आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह प्रतिच्छेद होता है, कितने हल, एक हल, हल आ रहा है इसका मतलब ये संगत है, हल नहीं आए ना तो उसको अपन बोलते हैं असंगत। अब मेरी बात सुनना, अब दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। अगर a1 बटा a2 किसके बराबर आ जाए, b1 बटा b2 के बराबर आ जाए, और अगला आपके c1 बटा c2 है उसके बराबर वो नहीं आए, तो ये कौन सी स्थिति है, इसको समझो। a1 बटा a2 का मान, जैसे यहां a1 बटा a2 निकालू तो 9 बटा 18 होगा, और 9 बटा 18 कितना होता है, 9 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 बटा 2 होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलोगे यहां पर a1 बटा a2 का मान आ रहा है 1 बटा 2। फिर मैंने देखा b1 बटा b2 कितना आ रहा है, अभी बराबर नहीं लगाऊंगा, बराबर आएगा तो लगाऊंगा। 3 बटा 6, तो 3 का भाग 6 में वापस वही 2 बार, तो उसका मान भी कितना आ गया, 1 बटा 2, यानी बराबर आ रहा है, ठीक है। फिर c1 बटा c2 का मान देखूंगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2, क्या आ जाएगा 1 बटा, यानी तीनों ही मान बराबर आ रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लग रही है क्योंकि हमें दो मान ही बराबर चाहिए थे। अगर आपका c1 बटा c2 का मान कुछ और आ जाता, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास 3 बटा 2, तो इसका मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, पर ये बराबर नहीं है, यानी तब ऐसी कंडीशन लगती, यानी ऐसा हमें रूप देखने को मिलता। तो ये रेखाएं होती है प्यारे साथियों समांतर। ये कैसी रेखाएं होती है, समांतर होती है। यानी अगर दो समीकरण दे रखी है और हमें ऐसा रूप देखने को मिल रहा है कि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर है, पर c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं है, तो उस केस में अपन बताएंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। कैसी समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होती है तो समांतर रेखा का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ो आपस में कभी नहीं मिलेगी। और अगर ये मिल ही नहीं रही है, तो नहीं मिल रही है तो हल आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ही हल आता है। भाई ये काट ही नहीं रही है, काट ही नहीं रही है तो हल कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर अपन बोलेंगे कोई हल नहीं, सिंपल सी बात, अपन क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, यानी इस केस में आपको कोई हल नहीं मिलेगा, इस बात से आप श्योर रहे। अब आगे बात करते हैं। मैंने बोला था जब रेखा काटे और हल मिले तो ही वो संगत होता है, नहीं काटती है और नहीं हल आता है तो वो कैसा होता है, असंगत होता है। तो ये आपके कैसा हो जाएगा साथियों, तो ये असंगत हल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने दो प्रतिबंध कंप्लीट कर दिए। इसके बाद अपन तीसरा प्रतिबंध देखते हैं। समझना, अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के और वो c1 बटा c2, जैसा कि हमें इस सवाल में देखने को मिला, हमें जो सवाल दे रखा था उसमें तीनों ही मान बराबर आ रहे थे, तीनों ही रेशियो बराबर आ रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो समझे वो कौन सा कंडीशन होती है, तो वो होती है आपके समपाती रेखाएं। वो कैसी रेखा होती है, समपाती, यानी एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी, यानी एक के ऊपर दूसरी आती तो उसे कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। तो ये हो जाएगी आपके पास समपाती रेखाएं। कैसी हो जाएगी, समपाती। अब देखो समांतर कैसी होती है, समांतर इस प्रकार की होती है, कभी नहीं मिलती। और समपाती, ये रेखा इसी के ऊपर दूसरी रेखा, एक के ऊपर दूसरी आती, उसे कहते हैं समपाती। तो ये समपाती है। तो समपाती रेखा है, ये जैसे रेखा इसके ऊपर ये दूसरी रेखा आ रही, तो मैं बोलूं ये मार्कर इस मार्कर को कितनी जगह टच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर तो बहुत सारी जगह टच कर रहा है, अनेक जगह टच कर रहा है, अनेक जगह क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है। तो हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। भाई प्रतिच्छेदी में एक बार कट किया था तो एक हल आया था, समांतर के अंदर कहीं टच नहीं कर रहे तो कोई हल नहीं आया था, और अब तो है समपाती, इसके ऊपर ही आ चुकी है, तो बताओ कितनी जगह स्पर्श कर रही है, तो ये आपके अनेक जगह स्पर्श कर रही है, इसलिए इसमें हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं, है ना, रटना नहीं समझना है। तो यहां पर आ जाएगा अनेक हल। और मैंने बताया था जब भी हल आता है, रेखाएं स्पर्श करती है तो हल संगत होगा। तो हल कैसा हो जाएगा प्यारे साथियों, संगत हल हो जाएगा।
तो आपको असंगत हल एक ही कंडीशन में ध्यान रखना है, और वो होता है आपके समांतर, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, दो बराबर आएंगे अनुपात, तीसरा बराबर नहीं आएगा तो समांतर, समांतर में कोई हल नहीं आता और वो असंगत हो जाता है। कैसा हो जाता है? असंगत। तो मेन मुद्दा जो था आपके एक एमसीक्यू बनने का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि अपन बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें ये दो रेखाएं दे रखी थी और यहाँ हमने देखा था कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान, तीनों का मान हमारे पास क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के मान क्या आ रहे हैं? बराबर। तो यहाँ हमें ऑप्शन में जो दे रखा था कि यहाँ पर रेखाएं किस प्रकार, सॉरी यहाँ पर हल के बारे में, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अभी इसमें देख लेते हैं अपन आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए केवल एक हल, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तीनों ही बराबर में हमें अनेक हल मिलेगा। अनेक हल कहां आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका अपरिमित हल। देखो अनेक हल का मतलब अपरिमित, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस अनेक हल को ये भी बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित हल, इसको ये भी बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको या तो बोलेगा अनेक हल, या बोलेगा अपरिमित हल, या बोलेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो कैसे भी बोलो हम तैयार हैं। आगे बात सुनने। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि इसमें आंसर क्या आ रहा है? बे आंसर आ रहा है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्यारे साथियों? बे आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह के बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लिया। अब मैं आपको वापस बता देता हूं, दो समीकरण देकर से तीन तरह के प्रश्न पूछ सकता है। या तो आपको हल को लेकर के पूछेगा कि एक हल है कि कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है, या फिर आपसे पूछेगा कि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, समपाती है, प्रतिच्छेदी है, या फिर आपको पता नहीं। तो दूसरा प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न आपके ये बनेगा कि आपको ये पूछेगा कि हल संगत है या असंगत है। तो तीन तरह के प्रश्न बनेंगे और तीनों का एक ही ब्रह्मास्त्र है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, ये है आपके जड़ी बूटी। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आती है तो आप इस तरह का सवाल गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, ऐसा सवाल अब एमसीक्यू में भी आ सकता है, अति लघुरात्मक में भी आ सकता है, और आपको डायरेक्ट प्रतिबंध भी पूछ सकता है कि संगत हल होने का प्रतिबंध कौन सा है। जैसे आपके, मेरी बात सुनो, मैं प्रश्न की वैरायटी बताता हूं आपको। जैसे इतना सा दे दिया आपको, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और आपको बोल दिया कि ये निम्न में से ये कौन सी रेखाएं होती है, और ऑप्शन में आ गया प्रतिच्छेदी, संपाती, या फिर बोल दिया समांतर। तो अगर हमें ये याद है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 प्रतिच्छेदी होता है, तो आप जवाब फटाफट दे पाओगे। आइए बस में, तो ये याद कर लो आप कि ये प्रतिच्छेदी की होती है, ये समांतर की होती है, ये संपाती की होती है। अगला याद नहीं करना, अगला ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी मतलब हल कितना होगा? एक। जितनी जगह काटती है उतने हल आते हैं। तो प्रतिच्छेदी में एक जगह काटा, एक हल आएगा। समांतर में कहीं नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं आएगा। और हल आता है तो संगत, हल नहीं आता तो असंगत। तो समांतर में नहीं काटती है तो हल नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो वो कैसा होगा? असंगत होगा। संपाती, संपाती के तो क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी आती तो संपाती, तो वो तो सब जगह मिल रही है, वो तो सब जगह मिल रही है। तो यहां पर हमें अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनेक हल। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, फिर इसके बाद अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। अब आपका ये प्रश्न उन्हीं प्रतिबंधों में से उठ करके आ चुका है। हमें केवल इस तरह की रेखाएं देती है और हमें पूछा जा रहा है कि सवाल में बोला गया है कि इससे निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी यदि। अब देखो प्रतिच्छेदी होगी कब होगी? हमें पता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो अब ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर में अपन बात करते हैं तो वे ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी आपका किस पर बेस्ड हो गया? उन प्रतिबंधों के ऊपर बेस्ड हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। इसमें आपको दो ये दे रखी है x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई बराबर 3। हमें ये दो समीकरण दे रखी है और हमें इसका हल पूछ रहा है। अब ऐसा जब भी दिखे ना आपको, तो आप विलोपन विधि लगाना उचित समझे, क्योंकि विलोपन विधि से इसका आंसर बहुत फटाफट आएगा। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि में क्या करना है? हमें एक चीज को विलोपित करना। विलोपन विधि का अर्थ होता है कि x या फिर y को विलोपित करना। तो यहां पर देखो, जैसे मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूंगा तो बताओ प्लस का y और माइनस का y जुड़ेगा तो
खत्म हो जाएगा ही नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक प्लस का और एक माइनस का जुड़ेगा तो खत्म होगा। तो यहां पर देखो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये खत्म, 2x में x जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3x, और बराबर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 का भाग उधर दे दो, 6/3 यानी 3 दूनी 6, तो हमें कितना मिल गया x का मान 2, x का मान 2 मिल गया है। तो x के मान को किसी भी समीकरण में लिखो y का जाएगा, लेकिन आप उसी जगह लिखो जहां आपके पोसा रहा है। अब पोसाने का मतलब जहां पर गणना कम करनी पड़ रही है। तो इस समीकरण में देखो ये 2 यहां पर लिखेंगे, तो x की जगह मैंने लिखा 2 प्लस y, तो ये आ गया प्लस y, बरोबर कितना चल रहा है, बरोबर 3 चल रहा है, कितना चल रहा है 3 चल रहा है। हमें y का मान चाहिए ना, तो इसको उधर फेंको, 2 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 - 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो आप मुझे बताइए x कितना आ रहा 2 और y कितना आ रहा 1, तो x की जगह 2 लिखो, y की जगह 1 लिखो, ये आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझे? तो बहुत ही आसान हो जाता है यदि अपने को नॉलेज है तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,1, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन जो अपना तीसरा प्रश्न था, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो वो से वाला सही है। कौन सा है? से वाला राइट है। तो इनको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें हमें यह पूछ रहा है कि एक समीकरण दे रखी है, हमें यहां y का मान चाहिए, y का प्रतिस्थापित मान क्या होगा। तो अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आपको केवल क्या करना है, पक्षांतरण करना है। क्या करना है? पक्षांतरण। भाई आपको y का मान पूछा ना, तो y को तो इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। अब भेजने के नियम आपको पता होना चाहिए, प्लस का माइनस में जाएगा, माइनस का प्लस में जाएगा, गुणा का भाग में जाएगा, इतना सा आपको पता होना चाहिए। और भाग का किस में जाता है? तो गुणा में जाता है। तो यहां पर देखिए मुझे यहां पर केवल इस y को रखना है, तो इस वाले पद को तो उधर भेज दूंगा मैं। तो देखिए पहले मैं रखता हूं 3y, ठीक है, सुनना, और 2x को उधर भेज रहा हूं, तो 11 ऑलरेडी उधर बैठा हुआ है, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। अब मुझे यहां पर केवल y चाहिए, ये 3 भी यहां पर मुझे अजीब लग रहा है, इसको भी मुझे वहां पे हटाना है, तो ये 3 इसके साथ गुणा में है। आप मेरी बात को समझे कि ये 3 इंटू वाई है, 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई, तो ये 3 कहां जाएगा? तो उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 11 - 2x/3। तो ये y का प्रतिस्थापित मान मिल चुका है। अगर मुझे x का पूछता तो मैं क्या करता? x वाले को इधर रखता। मेरे बात सुनना, ये यहां खत्म हो चुका है, अब मैं x का बता रहा हूं, तो आप 2x को इधर रखो, 11 उधर है, इस पूरे को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा -3y। क्या हो जाएगा? -3y। ये 2 इधर गुणा में चल रहा है, तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 11 - 3y/2। तो फाइनली हमें ये आंसर मिल चुका है। x का पूछे तो ये, और y का पूछे तो ये। तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न हमें आना चाहिए जिसमें सिंपली पक्षांतरण के रूल लग रहे हो। आगे बात सुनना, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए हमें एक समीकरण दे रखी है 4x + 3y - k = 0, और हमें इस समीकरण का एक हल दे रखा है 3, -2, और हमें k का मान यहां पर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आपको जो हल दे रखा ना, उस हल में एक x का मान है और एक y का मान है। अब उस x और y के मान को आपको समीकरण में रखना है, फिर आपको कौन दिखेगा? अकेला बेचारा k दिखेगा, और उसका अपन मान यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहां देखो हमें पता है पहला x होता है और दूसरा क्या होता है? y होता है। तो ये मान इस समीकरण में लिखो, 4x की जगह मैं कितना लिखूंगा? 3 लिखूंगा, प्लस प्लस 3 3, और y की जगह कितना लिखूंगा मैं? y की जगह लिखूंगा -2, और माइनस के ऐसा कैसा, तो इसको ऐसा करो ना, माइनस के को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस का के, ताकि हमें इधर जो भी मान आएगा वो के का आ जाएगा। 4 तेरी कितना होगा? 12, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, बराबर क्या चल रहा है? के। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो के का मान कितना आया प्यारे साथियों? 6 आया है। कितना आया है? 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आपके ऑप्शन कौन सा राइट होगा? से ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? से ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल भी इसमें बनने के पूरे पूरे चांस है। या तो बोलेगा इसको, इसका हल है ये, या फिर आपको बोलेगा इसको संतुष्ट कर रहा है। देखिए हल और संतुष्ट करना दोनों चीजें एक ही होती है। आगे बात सुने, तो आपको यहां पर ये चीज यहां पर क्लियर। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है, जैसे अगर आपको ये समीकरण इस तरह से आ जाती है, मेरी बात को सुनना, कि 4x + 3y = 7। क्या बोला? 4x + 3y = 7। अब आपको बोल दिया कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला हल कौन सा है। अभी तो आपको हल दिया था और k का मान पूछा था। अब मैं बोलूं कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला हल बताओ मुझे, इसको संतुष्ट करने वाला,
तो भी आपको क्या करना है, जैसे ऑप्शन में दे दिया 1,2, फिर आपको दे दिया 5,4, फिर आपको दे दिया 3,-2, या फिर आपको दे दिया यहां पर देखिए, ठीक है, या फिर आपको दे दिया 1,4। अब मुझे बताना है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला हल इनमें से कौन सा है। तो क्या करना है, आपको जो x और y का मान दिया है वो आपको इस समीकरण में रखना है। जिस मान से आपका लेफ्ट वाला पद और राइट वाला पद बराबर आ जाता है वो ही उसको संतुष्ट करने वाला हल होगा। तो अपन डायरेक्ट यही लिखते हैं, देखना ये 4 है, ये 4 लिखा, x की जगह मैं लिखूंगा 3, यह आ जाएगा 3, फिर प्लस प्लस 3 और y की जगह लिखूंगा मैं -2, बराबर कितना चल रहा है 7। ठीक है, 4 × 3 कितना होगा 12, 7 नहीं, आप 6 लिखो, कितना लिखो 6, अभी आपके 6 है ना, ठीक है। 4 × 3 कितना 12 और 3 दूनी 6, -6 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये चल रहा है 6, 12 में से 6 जाएगा 6 बराबर 6। तो यहां लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा 3, -2। अब अगर आप ये ट्राई करते हैं तो ये कर लो आप, ये 5 एक सी जगह लिखोगे तो ये देखो 4 × 5 + 3 और y की जगह आप लिखोगे 4 और बराबर कितना चल रहा है 6, 5 चौक 20, 20 + 3 चौक 12 बराबर 6, और 20 और 12 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 6। ऐसा नहीं हो सकता, नॉट इक्वल, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको लेफ्ट और राइट बराबर मिलना चाहिए, वही उसको संतुष्ट करने वाला हल होगा, जैसा कि यहाँ है। तो यहाँ पर दो वैरायटी बनती है, दोनों मैंने आपको बता दी। अगर आपको हल दे रहा है इसका मतलब वो के का मान पूछेगा, और अगर आपसे हल पूछ रहा है इसका मतलब आपको एक्स और वाई वाले मान इस समीकरण में रखने हैं, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगा, वो आपका हल उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि हमें बोल रहा है कि एक पेन, यहां पर देखिए हमें बोल रहा है एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपए है, तो इसका बीजगणितीय रूप बनाओ। एक पेन और 5 पेंसिल, तो जब भी ऐसा सवाल आता ना, तो जो भी आपको बोल रहा है एक को x से गुणा कर दो, दूसरे को y से गुणा कर दो। तो यहां पर एक पेन है तो एक को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो x ही आएगा। और 5 क्या है, पेंसिल है, तो 5 को y से गुणा कर दो तो 5y, और बराबर में टोटल मूल्य लिख दो, कितना लिख दो, टोटल मूल्य आपको 15। तो ये आपके समीकरण कहाँ है, 5x + 15y बराबर x + 5y, x + 5y और बराबर 15 आना चाहिए। ठीक है, तो x + 5y बराबर 15, ये समीकरण आपके से, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, से। अगर ये ऐसे बोलता कि आपको बोल दिया जैसे 4 पेन और 7 पेंसिल, क्या बोल दिया, 7 पेंसिल, और इसका मूल्य आपको दे दिया जैसे 50 रुपए, तो इसके समीकरण कैसे बनाओगे, तो एक को x बोलो, दूसरे को y बोलो, और बराबर में जो रुपए दे रखे उसको लिख दो। आ रही बात समझने, ये सिंपल है आपके, इससे आपका क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक वाले को x से गुणा करो, दूसरे वाले को y से गुणा करो, बराबर में कुल मूल्य को लिख दो। आगे बात सुनिए। अब अगला प्रश्न सुनिए मेरी बात, देखिए आपको प्रश्न 7 है ये, हमें रैखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि में क्या होता है वो बताना है। हमने पढ़ा विलोपन विधि के अंदर क्या करते हैं, विलोपित करते हैं, एक पद को क्या करते हैं, गायब करते हैं, चाहे x को करो चाहे y को करो। तो यहां पर देखिए एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं, नहीं, ऐसा तो अपन प्रतिस्थापन में करते हैं। अब पूछता ना अगर प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए कि एक चर को दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं, उसको तो कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और एक चर को विलुप्त करते हैं, बिल्कुल विलोपन विधि का मतलब विलुप्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बे। और युग्म का ग्राफ बना करके हल करते हैं, ये कौन सी विधि है, तो ये आलेखीय विधि है। अब मेरी बात सुनना, तीनों विधियां क्लियर हो रही है। प्रश्न कौन सा भी आए, विलोपन का है तो विलुप्त करते हैं, आलेखीय विधि में क्या करते हैं, तो ग्राफ बना करके हल प्राप्त करते हैं, और एक चर को दूसरे चर के रूप में कब व्यक्त करते हैं, तो एक को दूसरे में कब ले जाएंगे, तो प्रतिस्थापन, एक को दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया। तो एक चर को दूसरे चर के पदों में कब व्यक्त करते हैं, प्रतिस्थापन में। विलुप्त कब करते हैं, तो विलोपन में करते हैं, विलुप्त। और इसके अलावा ग्राफ कब बनाते हैं, तो आलेखीय विधि के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वो प्रश्न आ चुका है, देखो अगला प्रश्न देखो, 5x + y सॉरी -y, 5x - y बराबर कितना दे रखा है, 5। अब इसको संतुष्ट करने वाला हल हमें कौन सा ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे, चारों के मान लिखो। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1 1, वो मान इसमें लिखते हैं, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1। तो 5 × 1 - 1 बराबर 5, 5 एकम 5 - 1 बराबर 5, 4 बराबर 5 नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो चुका है। दूसरा ऑप्शन देखो, हमें दे रखा 2,5, क्या है 2,5, तो x की जगह 2 लिखो, तो ये लिख दिया 2, फिर -5,
ये 5 बराबर 5, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 माइनस 5 बराबर 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बराबर 5, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बे राइट ऑप्शन। यानी जो ऑप्शन में दे रखा ना एक्स और वाई के मान उसमें लिखो, लेफ्ट और राइट जिससे बराबर आएगा, यानी आपका दायां और बायां पक्ष जिससे बराबर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट प्रश्न अपन करते हैं इसका, ठीक है, लास्ट क्या प्रश्न तो और करना है अपने को भी, तो एक प्रश्न और देखते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो, वो अच्छा प्रश्न है, उसको मैं बोर्ड की जरूरत है खाली, तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको नोट कर लो एक बार हल्का फुल्का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमें के का मान निकालना है, लेकिन यहां हमें दो रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं जिनका कोई हल नहीं है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या प्रतिबंध चलता है, तो उसके लिए प्रतिबंध चलता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, बट c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका सही समीकरण रूप बना देते हैं। तो सही समीकरण रूप इस प्रकार से बनाना है कि इस 3x को इधर ही रखो, इस y को इधर भेज दो, तो माइनस का y हो जाएगा और एक उधर ही रहने दो। अब मेरी बात सुनना, अपन ने C1 और C2 किधर पढ़े थे, तो C1 और C2 को दोनों को इधर ही पढ़ा था, लेकिन हम यहां पर C1 और C2 को दोनों को क्या कर रहे हैं, उधर ही रख रहे हैं। इस बात है ना, देखो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि C1 C2 का मान या तो इस बराबर के इधर होना चाहिए या फिर इस बराबर के उधर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समीकरण में बराबर के उधर हो और दूसरी समीकरण में बराबर के इधर हो, एक में लेफ्ट में या दूसरे में राइट में, ऐसा नहीं। या तो दोनों लेफ्ट में होने चाहिए या दोनों राइट में होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए दूसरी समीकरण आपकी ऐसी कैसी आ जाएगी, 2k माइनस 1 इंटू आपका क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो ये x आ जाएगा प्लस y बराबर 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब सबसे पहले इस समीकरण से हमें यहां पर देखो, हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों रेखाओं के हल कैसे समांतर है, ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। अगर ये समांतर है तो हमें पता है a1 बटा a2 का मान किसके बराबर आएगा, b1 बटा b2 का आएगा। तो सबसे पहले तो हमें a1 और a2 और b1 और b2 के मान पता होना चाहिए। तो a1 होता है x के साथ, तो a1 कितना आ जाएगा बताओ 3, b1 कितना हो जाएगा, तो b1 हो जाएगा -1, क्योंकि y के साथ क्या है, एक किसका है, माइनस का एक, और c1 कितना है, तो c1 हो जाएगा आपका 1। अब यहां से देखो ये आ जाएगा a2, x के साथ में क्या है, अब थोड़ा ध्यान देना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना यहाँ पर अच्छा आना चाहिए। x के साथ है आपके यहां देखना 2k माइनस 1, तो a2 की जगह आ जाएगा 2k माइनस 1। फिर बात करते हैं b2, y के साथ में क्या है, तो +1, तो यह आ जाएगा +1, और c2 ये पूरा का पूरा आ जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। अब हमें चाहिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो यहां देखो a1 बटा a2, अपन बात करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों रेखाओं के हल कैसे दे रखे हैं, समांतर है, दोनों रेखाएं कैसे, सुनो समांतर है, समांतर है, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई। तो a1 बटा a2, यहां देखो a1 कितना है 3 है, बटा a2 कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 बटा b2 कितना है, तो b1 आ जाएगा आपके पास 1 और b2 कितना आ जाएगा, तो -1। अब सुनना, इसको हल कर लो, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, 2k माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वो का हो जाएगा 2k माइनस 1। वज्र गुणा किया, कौन सा गुणा किया है, वज्र गुणा, कौन सा गुणा किया मैंने, वज्र गुणा किया है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा किया। अब k को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे, क्योंकि मुझे k का मान चाहिए, तो -1 को इधर भेजो, तो -3 और माइनस का इधर आएगा तो +1, उधर क्या बचा 2k। अब देखो -3 और +1, तो यह आएगा -2, क्या आएगा -2, -2 बराबर क्या आ गया है 2k। हमें k चाहिए ना, तो 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा आपके पास, इधर -2 ऑलरेडी है, ये 2 इधर भाग में गया तो बटा में 2, 2 से 2 कटेगा, तो k बराबर आ जाएगा -1। k बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमें जो दे रखा था कंडीशन, उसको यूज करके हमने क्या कर लिया है, आंसर ज्ञात कर लिया। अच्छा प्रश्न है ये आपको आना चाहिए। अभी आप देख लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका राइट ऑप्शन है दे, कौन सा है, दे ऑप्शन में आ रहा है, तो दे ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और है, उनको भी अपन देख लेते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको वो भी करा देता हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, या हमें बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a है और दहाई का अंक b है, तो उसको आप कैसे लिखोगे। ये मैं आपको लिखना सिखाता हूं। देखिए
इकाई, हमें देखो सबसे पहले क्या मिलता है इकाई, फिर क्या मिलता है दहाई। इकाई की जगह ए बोल रहा है और दहाई की जगह क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें जो दहाई के स्थान पर दिखता है उसको 10 से गुणा करते हैं और इकाई के स्थान वाले को 1 से गुणा करते हैं। तो यहां पर मैं बी को तो किससे गुणा करूंगा, 10 से करूंगा, और प्लस ए को किससे करूंगा, 1 से। तो 1 से करूंगा तो वो क्या हुआ आएगा, देखना, तो ये आ जाएगा आपके पास 10b प्लस ए आ जाएगा। ए को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10b प्लस ए, यानी ये ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके यहां पर, सॉरी, इकाई के स्थान पर ए, दाई के स्थान पर बी है, तो ये आ जाएगा a प्लस 10b। इसको थोड़ा उल्टा लिख रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे होना चाहिए ऐसे चाहिए 10b प्लस है, लेकिन हमें पता है जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 10b। आधी बात समझे, तो ये आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a प्लस 10b, यानी ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा करते हैं। एक प्रश्न मैं और देता हूं आपको, यहां पर देखना, जैसे बात करते हैं ए बी सी, इसको मुझे लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, इस ये कौन से स्थान पर है मुझे बताओ, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब आपके 100 वाले स्थान पर है, तो इस ए को तो 100 से गुणा करूंगा तो 100 ए आएगा। इसको, ये दाई के स्थान पर है तो इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 10 बी आएगा, और इसको 1 से गुणा करूंगा तो सी आएगा। तो ऐसे जिस स्थान पे है ना उसको उससे गुणा कर दो, अगर ये 1000 के स्थान पर होता तो 1000 से गुणा करता है ना, तो इस प्रकार से अपन उसको विस्तार करके इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसको भी देख लेना, इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको और बताता हूं एक दो क्वेश्चन। ये प्रश्न है साथियों, इसको देखना, थोड़ा आसान प्रश्न है। हमें एक समीकरण दे रखी है और हमें इस समीकरण में y का मान दे रखा है इन्होंने, ये बोल रहा है कि y का मान अगर 10 है तो x का मान आप बताओ। तो कुछ नहीं करना, जो y का मान दे रखा ना उसको x की जगह आप लिख दो, फिर उसको सोल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए y की जगह मैं 10 लिखूंगा तो 10 माइनस 3 आएगा, और बटा 7 चल रहा है ऐसा कैसा, माइनस x बटा 2 ऐसा का ऐसा, बराबर में 1 ऐसा का ऐसा। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 7 बटा 7 माइनस x बटा 2 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 से 7 आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कितनी बार कटा, अब ऐसा मत करना 7 से 7 कट गया या तो कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, नहीं बचा है, 7 का भाग 7 में एक बार गया ना, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1। अब हमें पता है कि बराबर में अगर सेम सेम चीज चलती है तो वो कट जाती है, तो कटेगी तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा। अब जब आप यहाँ पर देखो, या तो फिर ऐसे करोगे, इस एक को उधर भेजो, तो ये आएगा देखो माइनस का एक्स बटा 2 ऐसा कैसा, ये एक उधर ऐसा कैसा, ये एक उधर जाएगा तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 कर दिया, माइनस एक्स बटा 2, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। अब आप कुछ भी करो, 2 को उधर भेजो तो भी 0, माइनस को उधर भेजो तो भी 0, तो कुल मिलाकर के x बराबर कितना आएगा, 0 आंसर आएगा। कौन क्या आ जाएगा आपके, x बराबर 0 आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपके 0 दे रखा है, ए 0 दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करो, यानी कोई भी समीकरण दे दे किसी भी रूप में, एक मान दे देगा, दूसरा मान आपसे पूछ लेगा, तो ये भी एक वैरायटी है, ये भी आपको आनी चाहिए, इस तरह से अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते साथियों, यहां पर देखना, एक प्रश्न दे रखा है हमें, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बिंदु P है और वो है आपके 3 कोमा माइनस 4, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। 4 चतुर्थांश होते हैं, कहानी थोड़ी समझ लो, छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में हमें पता है x वाला भी प्लस में आता है और y वाला मान भी प्लस में आता है, क्योंकि यहां आएगा ना तो यहाँ x भी प्लस में है और y भी किस में, प्लस में, ये प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है। ये यहाँ पर माइनस का x है और यहाँ पर क्या है, तो माइनस का y है, ये प्लस का x है, ये माइनस का, ये प्लस का y है। अब देखना, तो यहां अगर बिंदु आ रहा पहले चतुर्थांश में तो दोनों प्लस के आएंगे, ठीक है। इस वाले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु आएगा तो x वाला मान तो किस में आएगा बताओ, माइनस में आएगा, तो x तो माइनस में, और y वाला किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। इस वाले में आएगा तो देखो x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो x वाला भी माइनस में आएगा और y वाला भी माइनस में आएगा। इसमें कोई बिंदु है तो वो देखो x तो उसका प्लस में आ रहा है, x वाला तो किस में आ रहा है, प्लस में, लेकिन y वाला किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो y वाला माइनस में आ जाएगा। अब ये बिंदु देखो, इसमें x तो प्लस में आ रहा है लेकिन y किस में आ रहा है, माइनस में, तो x प्लस में और y माइनस में किस में आता है, ऐसा x प्लस में और y माइनस में किस में आता है, तो ये आपके चौथे चतुर्थांश में आता है। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है,
तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। एक बिंदु मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने बोला आपके पास एक बिंदु P है जो -2, -3 है, ये कौन से में आएगा? तो -2 -3 कहां आ रहा है? देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस आ रहे हैं, तो दोनों माइनस का मतलब किस में जाएगा? ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। किस में जाएगा? तीसरे में। एक आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। एक बिंदु R लिया है जो आपके -4 और 7 है, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। आप R बिंदु लिख करके बराबर लिख देना 1 2 3 4 कौन से में आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि ये कौन से के अंदर आ रहा है। तो ये चतुर्थांश वाला प्रश्न था जो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ये भी आपको आना चाहिए। वैसे 9th क्लास का प्रश्न है, फिर भी पूछ लेते हैं, इस प्रश्नावली से रिलेटेड है। एक प्रश्न है साथियों, एक्स अक्ष पर बिंदु होगा, हमें प्रश्न दे रखा है, पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा। एक ही चीज ध्यान रखें, एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है तो y का मान वहां कितना होगा? 0 होगा। तो y का मान जहां 0 आ रहा है वही आपका बिंदु होगा। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बिंदु दे रखा 2,0, यानी x का मान तो कुछ है लेकिन y का मान कितना है? 0। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पर आपका y 0 होता है, और y अक्ष पे कोई बिंदु है, अगर मैं पूछ लूं y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो y पर है तो x तो 0 होगा। y पे है, x और y के कभी नहीं बनती है, x और y के कभी नहीं बनती है ना। x पे जाओगे तो y 0 हो जाएगा और y पे जाओगे तो x 0 हो जाएगा। तो सीधा सा अगर मैंने y के ऊपर बिंदु पूछ लिया आपको तो x तो 0 लिख दो, फिर आपके कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया तो 3 हो जाएगा। ये बिंदु कहां चला जाएगा? y x के ऊपर चला जाएगा। तो y पर है, y x के लिए x 0 होता है, और आपके x अक्ष के लिए y 0 होता है। इतना सा आप ध्यान रखना, इन दोनों के आपस में कभी नहीं बनती है। एक प्रश्न आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, उस प्रश्न को आप करना और यहां पर उसकी वैल्यू मुझे निकाल के जरूर बताना। और वो प्रश्न है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, इस प्रश्न को आप देख लेना। इसमें बोला जा रहा है 4/x यानी 4/x प्लस 5y बराबर 7, x का मान -4/3 है, तो y का मान कितना होगा? y का मान कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस क्लास को कितना डेडिकेशन के साथ में देखा है। ठीक है, तो y का मान चाहिए मुझे क्लास में, और एक r कौन से चतुर्थांश में है 1 2 3 4 करके इसके सामने जरूर लिख देना। तो आज की क्लास में अपन यहां तक देखेंगे। हमने प्रश्नावली 3 के जो बनने वाले 1 नंबर के एमसीक्यू में, रिक्त स्थान में, अति लघुरात्मक में, जहां कहीं भी बनने वाले प्रश्न है, उसकी सारी वेराइटीज को आज टच करने का प्रयास किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक किया करो, और इसको आगे से आगे आपके दोस्त फ्रेंड के पास इसको क्या किया करो? शेयर किया करो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें अपन किसी और प्रश्नावली के एमसीक्यू रिक्त स्थान के और एक एक नंबर के प्रश्नों को डिटेल के साथ इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।